यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कैपिटल गेन, अब अपन चालू करने वाले हैं आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसके साथ साथ में हम रिवाइज करेंगे क्रिप्टो करेंसी वाला टॉपिक, दैट इज द वर्चुअल डिजिटल असेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है? जो इनकम सैलरी, हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं आती, वो इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 56, और 56 सब सेक्शन 2 ये बोलती है कि भैया ये वाली इनकम है जो नॉर्मली यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। कौन कौन सी इनकम यहां अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है? सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके लिए शेयर्स है, वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो विनिंग का इनकम है फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम, पजल्स, गेम शो एज वेल एज द हॉर्स रेसेस, वो विनिंग का इनकम तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट है वो आपको पीजीबीपी के साथ में समझेगा। यहां पे नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सिक्योरिटी एज अ इन्वेस्टमेंट है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट वो सिक्योरिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद अगर आपने कोई भी प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर है, वो आपने किसी को भाड़े पे दिया और उसका जो रेंट मिलता है वो आईएफओएस में जाएगा, अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेंट पे देने का बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है और वो अगर पीजीबीपी या सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड होती है और कंपलसरी एक्वायर्ड होने के बाद जो कंपनसेशन मिलता है वो तो कैपिटल गेन में जाता है, बट अगर लेट कंपनसेशन मिला और उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके साथ साथ में जो गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट तुम्हारे लिए आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। उसके बाद मैंने यहां अदर टैक्सेबल इनकम और दे रखी है कि आईएफओएस में कौन कौन सी इनकम आएगी। तो जैसे आपको कोई भी फैमिली पेंशन का पैसा मिलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट होता है, या फिर सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आप सबलेट करते हो। देखो, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपने हाउस प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर दिया और उसका जो रेंट आता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बट सपोज यू आर नॉट अ ओनर, यू आर जस्ट सबलेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, तो वॉट एवर रेंट यू रिसीव दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रॉयल्टी का इनकम है वो यहां टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चर का इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम होता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर सिटिंग फीस, अगर वो सैलरी हेड में नहीं जाता, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं उसके लिए जो फीस मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उसके बाद एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो भी सैलरी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, सो इट हैज टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद यहां पे सबसे जो मेन पार्ट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो गिफ्ट का पैसा आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। कैसे होता है, क्या होता है? उसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, तो वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इवन इट इज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। अगर भले वो मैरिज पे मिला है देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसका खर्चा क्लेम करेगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में वो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। दूसरी चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्यूजिट है, ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन मिला है, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ड्यू टू सेक्शन 28 की वजह से दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाता है। तो डेटर से कोई गिफ्ट मिला, क्रेडिटर से कोई गिफ्ट मिला, या फिर आपके वेंडर से वगैरह कोई भी गिफ्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अगर कोई गिफ्ट वो दो ऊपर वाले हेड में नहीं जाता तो वो आईएफओएस में जा सकता है, बट आईएफओएस में कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो आप समझने की कोशिश करना। यहां पे एक सेक्शन होती है 56(2)(10) करके, और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, एग्जाम में एमसीक्यू एटलीस्ट आने का चांस इससे रहता है। तो सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, तो वहां पे 56(2)(10) लगेगा। उससे पहले क्यों नहीं लगता था? सर उससे पहले एक सेक्शन हुआ करती थी 56(2)(7, और 56(2)(7 वाज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल एचयूएफ, बट 56(2)(10) इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, मींस किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीआई, किसी को भी अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 अगर कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलता है तो यहां पे क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो
अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 56(2)(10) है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगी और जो भी आपको मिलेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड और आई कैन से दैट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट क्वेश्चन इज दैट कि सर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी एम फॉर मैरिज ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिलता है, आर फॉर अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, आई फॉर अगर आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, डी फॉर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है मींस डेथ के, अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे है और अगर उसने क्या किया कि किसी को गिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। उसके बाद एच का मतलब अगर आपको किसी हॉस्पिटल से मिलता है, यू का मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है, टी का मतलब आपको किसी ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करके, ठीक है। और यहां पे एल ए का मतलब होता है आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है, तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। आईटीसी क्या होता है अभी थोड़ी देर में अपन चेक कर लेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी असेट है वो गिफ्ट में मिलती है और अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, एम मतलब मैरिज, आर मींस रिलेटिव, आई मींस इनहेरिटेंस, यहां पे डी मींस इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच मींस फ्रॉम हॉस्पिटल, यू मींस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, टी मींस बाय और फ्रॉम ट्रस्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, एंड यहां पे एलए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी और आईटीसी वी विल डिस्कस लेटर। अगर आप इसमें आते हैं तो 56(2)(10) नहीं लगेगा, बट अदरवाइज आपको 56(2)(10) लग जाएगा। लेकिन अदरवाइज में अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते तो वहां पे 56(2)(10) लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले अगर मान लो आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, मनी का मतलब होता है मनी गिफ्ट में मिलता है, मनी का मतलब कैश, बैंक, चेक, वो आपको गिफ्ट में मिलता है। और अगर आपको एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे 20,000 20,000 20,000 20,000 आई रिसीव 20,000 फ्रॉम द 4 पीपल हियर, इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन 50,000 बट एग्रीगेट इट इज 80,000, इट इज मोर देन 50,000, इज इट इज फुल्ली टैक्सेबल? आंसर इज यस, हियर टोटल 80,000 इज टैक्सेबल, नॉट ओनली 30,000, हियर टोटल 80,000 इज टैक्सेबल। तो देखो अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको कोई मूवेबल असेट गिफ्ट में मिलती है, बट गाइस यहां मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट कवर होगी पता है? यहां मूवेबल असेट में ओनली 10 असेट्स है वो कवर होगी। कौन कौन सी 10 असेट्स समझने की कोशिश करना। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट दैट इज वीडीए, क्रिप्टो करेंसी। ओनली ये 10 असेट है वो कवर होगी। कौन कौन सी? वापस बोल रहा हूं, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, ये असेट कवर होती है। और अगर मान लो ये असेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, विदाउट कंसिडरेशन मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जैसे मान लो मुझे 30,000 का किसी से शेयर मिला, 30,000 का मुझे ज्वेलरी मिला, 30,000 का मुझे क्रिप्टो करेंसी मिला, टोटल इट इज 90,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन माय हैंड। बट अगर मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, आप क्या करते हो, कहीं से परचेस कर रहे हो बट आप लो कंसिडरेशन पे परचेस कर रहे हो, आप ये 10 असेट क्या कर रहे हो, लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन है, अगर उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीसरा, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और वहां पे पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, तो पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हाथ में डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, ये जो चार्ट है इसको मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 56(2)(10) लगेगा अगर कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन रिसीव्ड। और देखो क्या मिलता है, सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन लगेगी ही नहीं, बट अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते हो अदरवाइज में, तो क्या, देखो 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अ मनी, अगर आपको मनी मिला एंड एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
दूसरा, अगर आपको मूवेबल असेट मिलती है, बट मूवेबल असेट कवर्ड ओनली 10 असेट, कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, ये सिर्फ 10 असेट मिलती है। अगर आपको फ्री में मिला एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलता है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन 50,000, डिफरेंस इज टैक्सेबल। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पर प्रॉपर्टी एसडीवी इज मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो यहां पे per property SDV minus consideration difference is more than 50,000 and second condition is that SDV is more than 110% of consideration। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मनी के केस में यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज द एग्रीगेट, यहां मूवेबल असेट के केस में भी मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज द एग्रीगेट, बट आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखेंगे तो यहां पे पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मनी में अगर मान लो आपको मनी 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 मिलता है तो उसको एग्रीगेट करना है और 50,000 चेक करना है। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री 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 को एग्रीगेट करेंगे करके, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी लो लो को एग्रीगेट करेंगे, बट बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मान लो पर प्रॉपर्टी एक 40,000 एसडीवी का प्लॉट मिल गया और 40,000 एसडीवी का मुझे घर मिल गया फ्री में गिफ्ट में, क्या मुझे यहां पे टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज पर प्रॉपर्टी एसडीवी इज नॉट मोर देन 50,000। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यहां पे एम का मतलब होता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, आर का मतलब फ्रॉम द रिलेटिव, बट क्वेश्चन ये आता है सर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो देखो रिलेटिव की डेफिनेशन सिर्फ दो लोगों के लिए दे रखी है, एक तो इंडिविजुअल के लिए और एक एचयूएफ के लिए। सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल है वो असेसी है वो रिलेटिव है, तो उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल का ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर के स्पाउस एंड सिस्टर के स्पाउस, मतलब ब्रदर की स्पाउस कौन होती है? भैया, भाभी और दीदी और जीजू। उसके बाद में उस इंडिविजुअल के स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। उसके बाद इस स्पाउस का ब्रदर और ब्रदर की स्पाउस, स्पाउस का ब्रदर मतलब साला करके, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो साला और साले की वाइफ करके, और दूसरा स्पाउस की सिस्टर और उसके स्पाउस मतलब आपकी साली और साड़ू भाई, वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल के मदर फादर है वो रिलेटिव है, बट मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस भी रिलेटिव है। अगर आप यहां पे मदर को देखोगे तो मदर का ब्रदर मतलब मामा और मामी, और मदर की सिस्टर मतलब आपकी मौसी और मौसाजी। अगर आप फादर से देखोगे तो फादर का ब्रदर अंकल और आंटी, और फादर की सिस्टर मतलब बुआ एंड फूफा जी। उसके बाद उस इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस मतलब दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, अगर वो जिंदा है तो वो भी आपके रिलेटिव है। उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर में आपके सास ससुर हो गए करके, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल के स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस है वो भी रिलेटिव हो जाएंगे। उसके बाद उस इंडिविजुअल और उसके स्पाउस के खुद के जो लीनियल डिसेंडेंट है और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव होंगे। लीनियल डिसेंडेंट मींस मतलब मेरी बात करूं तो मेरा बेटा करके, ठीक है। मेरे बेटे की बीवी मतलब बहू, वो मेरे रिलेटिव है। मेरी बेटी और मेरी बेटी के हस्बैंड है वो रिलेटिव है, उनके बच्चे होंगे वो भी रिलेटिव है, दैट इज कॉल्ड लीनियल डिसेंडेंट। अब एक चीज समझना, यहां पे एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ है वो रिलेटिव माना जाएगा। मींस एचयूएफ के लिए जो भी मेंबर रहेगा दैट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ रिलेटिव। अब एक और चीज समझना है यहां पे कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई पर्सन रिलेटिव है तो आप भी उसके लिए रिलेटिव हो? आंसर इज नो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है, बट अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। मीन्स आई रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम द अंकल, अगर मुझे अंकल से कुछ भी मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अंकल को मेरे से कुछ मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। क्योंकि एक बात बताइए, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे फादर के ब्रदर मीन्स अंकल है वो मेरे रिलेटिव है, बट अगर आप अंकल को यहां एसएससी बनाते हो तो अंकल के लिए मेरे फादर तो रिलेटिव है, बट फादर के बच्चे जो है वो मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूं। तो फॉर मी माई अंकल इज रिलेटिव, बट फॉर अंकल आई एम नॉट अ रिलेटिव। सो एनीथिंग आई रिसीव्ड फ्रॉम द अंकल दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, बट अंकल रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम मी दैट इज नॉट गोइंग टू बी taxable, that is not going to be exempted, it is a taxable। उसके बाद में एक बात समझिए, मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं मैरिज पे मिला, उसके बाद रिलेटिव में मिला, इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, हॉस्पिटल से मिलता है या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, यूनिवर्सिटी से आपको कोई मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, फ्रॉम या बाय किसी ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं 12AA वाले या 12AB वाले, उनसे अगर आपको मिलता है या उनको कोई मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एज वेल एज अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट वगैरह मिलता है दैट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई प्राइवेट ट्रस्ट बनाया,
कोई इंडिविजुअल है, वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है और वो प्राइवेट ट्रस्ट है वो उसके इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट को जो मिलेगा दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। आई कैन टेक एग्जांपल, मुकेश अंबानी ने क्या किया, अगर नीता अंबानी को कोई गिफ्ट किया तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगेगा, बट मुकेश अंबानी ने एक ट्रस्ट बनाया जो कि नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए है, तो ट्रस्ट को कोई भी गिफ्ट देंगे मुकेश अंबानी दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। उसके बाद में आई वाला हो गया करके इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल। उसके बाद टी का मतलब होता है, देखिए यहां ऊपर क्या बोला हुआ है, अगर आपको फ्रॉम हॉस्पिटल मिला, फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिला करके, ठीक है, बट अगर मान लो बाय हॉस्पिटल मिला, बाय यूनिवर्सिटी मिला तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 1023C में जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है देन ऑल्सो इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद सी आता है आईटीसी में, सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यू नो दैट कैपिटल गेन में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर कोई एसेट मिलती है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। कहां कहां पे, सबसे पहला जो क्लॉज है दैट इज द क्लॉज नंबर 1, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ के पार्टीशन पे अगर मेंबर को कोई भी एसेट मिलती है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 4 एंड 5 होता है अगर 100% होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी है वो 100% होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। और उसके बाद के जितने भी क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 6 से लेके और तुम्हारा 7AF, इसका मतलब होता है अमलगमेशन डीमर्जर। तो अमलगमेशन डीमर्जर में जैसे पुरानी कंपनी के असेट नई कंपनी को ट्रांसफर होते हैं या पुराने शेयर होल्डर को नई कंपनी का शेयर मिलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, 56(2)(10) कुछ और केसेस ऐसे हैं जो सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है कि वहां पे 56(2)(10) में आपको टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सा, सबसे पहला कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट है, और दिल्ली के रेजिडेंट कहां पे है पता है, दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, आपको याद रहेगा तो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी ने एज वेल एज केजरीवाल के बीच में एक जंग थी, बोला कौन कौन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को हम ऑथोराइज कर देंगे। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का मतलब होता है ऐसी कॉलोनी जिसका कोई भी प्लान अप्रूव करा के उसको नहीं बनाया, बिल्डर ने ऐसी कॉलोनी बना दी जिसका कोई भी प्लान अप्रूव नहीं कराया, दैट इज कॉल्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। लेकिन वहां पे लोग 20-20 साल से रह रहे हैं, तो वहां पे जो फ्लैट है वो तो इलीगल फ्लैट है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, हम इसको ऑथोराइज कर देंगे। तो फ्लैट को जब ऑथोराइज करेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट अलॉट करेंगे कि भैया ये तुम्हारा अब ऑथोराइज्ड फ्लैट हो गया। तो जैसे ही अब आपका, पहले तो वो फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब वो ऑथोराइज था ही नहीं, अब वो ऑथोराइज हो गया, तो आपको जो ऑथोराइज फ्लैट मिला, क्वेश्चन ये आता है क्या यहां पे 56(2)(10) लगेगा? आंसर इज नो, यहां पे 56(2)(10) है वो आपको नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसपे सेक्शन 241 242 लग जाती है कंपनीज एक्ट ही, इसमें क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो करप्ट हो जाता है और उसका जो मैनेजमेंट है वो फिर क्या करती है, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो एनसीएलटी को ट्रांसफर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है और एनसीएलटी फिर क्या करती है, वहां पे एक रिजोल्यूशन प्लान लाती है और रिजोल्यूशन प्लान लाके और उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो जब रिवाइव करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी के या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी के आपको अगर कोई शेयर मिल जाते हैं, अनकोटेड शेयर मिल जाते हैं आपको, तो वहां पे आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा, भले वो एफएमवी से कम पे आपको मिले करके, ठीक है। जैसे रुचि सोया के केस में हुआ था, रुचि सोया के शेयर है वो पतंजलि को मिले, बहुत ही कम रेट में मिले, तो वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, आपको पता है 2020 में यस बैंक का लफड़ा हो गया था और यस बैंक जो है वो, यस बैंक में बड़े फ्रॉड वगैरह पकड़े गए थे। राणा कपूर है वो, राणा कपूर आई डोंट नो कहां जेल में है आई थिंक, तो उसमें यस बैंक है, उसने उसको रिवाइवल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था, दैट इज यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020। अब एक चीज समझना, इस रिवाइवल प्लान में क्या किया था कि जो भी पर्सन है वो अगर यस बैंक के शेयर खरीदना चाहता है तो आपको पता है 12 रुपीज में शेयर इशू किया था। दैट टाइम मार्केट में जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो अप्रोक्स 24 रुपीज पे कर रहा था और लोगों को सिर्फ 12 रुपए में शेयर दिया गया। जैसे जो अपनी एसबीआई है या आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था और इन्होंने 12 रुपीज पे इन्वेस्ट किया था, तो ये तो मार्केट वैल्यू से कम पे इन्वेस्ट हुआ है। तो क्या यहां पे 56(2)(10) लग जाएगा? आंसर इज नो, यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर किसी को मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एयर इंडिया है वो टाटा को बेच दिया गया, अब टाटा ने एयर इंडिया के शेयर खरीदे, अब एयर इंडिया के शेयर है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी एयर इंडिया, और एयर इंडिया के शेयर उन्होंने मान लो कम रेट पे खरीदे, एफएमवी से कम रेट पे खरीदे, तो क्या वहां 56(2)(10) लग जाएगा? आंसर इज नो, वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसी साल आया ये अमेंडमेंट,
और ये अमेंडमेंट है रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जो अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 2021 से है एंड दिस अमेंडमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिवली। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, देखो कि अगर मान लो किसी पर्सन को कोविड हुआ था और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे किसी पर्सन को कोविड हुआ था या उसके किसी फैमिली मेंबर को कोविड हुआ था, यहाँ फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो एसएससी जो है उसका फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस आएगा, उसके बाद चिल्ड्रन आएंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर तभी आएंगे जब वो आपके लिए डिपेंडेंट है आप पे। अगर मान लो उनको कोविड हुआ और आपको क्या हुआ, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है लोगों ने डोनेशंस वगैरह किए थे, तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए अगर मान लो किसी से कोई पैसा मिलता है, तो कितना भी पैसा मिला, वो पैसा अगर आपने कोविड ट्रीटमेंट पे इंकर कर दिया तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है मिस्टर राज, राज के घर में किसी को कोविड हुआ और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने उसको हेल्प की, तो उसको जो पैसा मिला इट इज अ गिफ्ट। तो क्या इस पे टैक्स लग जाएगा 56(2)(10) में? आंसर इज नो, वहां पे 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा। बट भैया आपका कंडीशन ये है कि वो खर्चा जो उसने ट्रीटमेंट कोविड से रिलेटेड बीमारी जो है इलनेस पे उसने खर्चा किया है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है, और डेथ कब होनी चाहिए, कि जैसे ही कोविड हुआ, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद में विद इन द 6 मंथ कोविड से रिलेटेड किसी भी इलनेस से अगर उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के टाइम पे क्या हुआ कि आपको पता रहेगा लोगों ने डेथ के टाइम पे उसके फैमिली मेंबर को हेल्प की। तो अगर मान लो किसी भी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है, जब कोविड का जो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ और वो पॉजिटिव पाया गया, उससे 6 मंथ के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए, और डेथ के बाद उसके घर वालों को लोगों ने हेल्प की। तो क्वेश्चन ये आता है फैमिली मेंबर को जो भी पैसा मिला, क्या वहां 56(2)(10) लगेगा? यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फैमिली मेंबर को पैसा उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी अमाउंट, इवन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीस, देन इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल इन हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर। बट अगर अदर पर्सन से मिला तो उसमें एक लिमिट डाली गई, 10 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो कोविड पे अगर मान लो कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी से कुछ पैसा मिला और आपने ट्रीटमेंट पे एक्चुअली स्पेंड कर दिया, उतना एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, किसी पर्सन की डेथ हो गई और डेथ के बाद फैमिली मेंबर को लोगों ने हेल्प किया और फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है, पैसा किससे मिलता है करके, ठीक है, एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी मिला हो करके, ठीक है, एम्प्लॉयर से मिला कितना भी मिला हो, और बाहर वालों से मिला तो उसमें 10 लाख का लिमिट है कि 10 लाख रुपीस तक मिला तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर मिला तो ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीजें आप ध्यान रखोगे, एक तो आपकी जो किसी पर्सन की जो डेथ हुई कोविड से रिलेटेड इलनेस से, वो जब वो पॉजिटिव पाया गया उससे 6 मंथ के अंदर अंदर हुई, और ये जो पैसा मिला वो पैसा 12 मंथ के अंदर अंदर मिला फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ, मतलब डेथ हुई उसके 12 मंथ के अंदर अंदर ये पैसा मिला करके, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो असेट्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिलेटिव का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक और चीज मैं बोल रहा हूं, आईएफओएस में टैक्स आपको तभी लगेगा ना जब आपकी ये 10-11 असेट आपको मिलती है। मींस इसके अलावा अगर आपको कार वगैरह मिलता है, फर्नीचर मिलता है, आईफोन 14 मिलता है, इसमें कोई भी 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा। कार वगैरह के केस में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो मैं आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच में ऑलरेडी लॉजिक्स के साथ बता चुका हूं करके। अब एक और चीज समझना, सर आईएफओएस में क्या होता है कि अगर मान लो आपको आईएफओएस में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है लो कंसिडरेशन पे, तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है अगर पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है। क्या यहां पे अगर अपन एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। जैसा आपने 50C में पढ़ा था कैपिटल गेन में, वैसा का वैसे आप वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर करा सकते हो, असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी तो उसको इग्नोर कर दो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी तो वो वैल्यू जो है वो आप यहां पे कंसीडर कर लो। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां आईएफओएस में टैक्स तभी लगेगा जब आपको कोई असेट मिल रही है ना, वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर कोई असेट आपको मिल रही है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। मींस 56(2)(10) आपको तभी लगेगा जब जो असेट मिल रही है वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट आपको गिफ्ट में मिली या आपने लो कंसिडरेशन पे एक्वायर कर ली और आपने अगर आईएफओएस में टैक्स भर दिया अंडर 56(2)(10) ऑन द एसडीवी या फिर एफएमवी, तो एफएमवी एसडीवी पे आपने अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भरा है, तो जो एफएमवी एसडीवी पे आपने टैक्स भरा है ना, वो एफएमवी एसडीवी आपके उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे मान लो मेरी वाइफ ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो मेरे हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और मैं उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर में बेचता हूं तो कॉस्ट क्या लूंगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से। बट मान लो आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की
तो आप तो मेरे रिलेटिव तो नहीं हो, वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में तो नहीं आते। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, उसकी एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स भरूंगा, और उस एसडीवी पे मैंने आईएफओएस में टैक्स भर दिया, तो इन फ्यूचर में जब भी मैं उस एसेट को बेचूंगा तो भैया कॉस्ट क्या लेंगे, वो एसडीवी जिसपे मैंने आईएफओएस में टैक्स भरा है। और फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डेट ऑफ गिफ्ट से ही लेंगे, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो भी आपका डेट ऑफ गिफ्ट से ही रहेगा, फिर यहां पे प्रीवियस ओनर का कोई लेना देना नहीं है। या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक असेट है जो मैंने 50 लाख में खरीदा और उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 50 लाख तो मैंने खरीदने का दिया और 80 लाख का एसडीवी है, यहां डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है और एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो डिफरेंस ऑफ 30,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मी। सो बीबी सर के हाथ में यहां 30 लाख टैक्सेबल हो गया। तो एक बात बताइए, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या बनेगी, 80 लाख, बिकॉज 50 लाख आई ऑलरेडी पेड एंड ऑन 30 लाख आई ऑलरेडी पेड द टैक्सेस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो यहां पे 80 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक और सेक्शन आती है दैट इज द 43CA। 43CA जस्ट अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन 50C। एक पता है अपन ने 50C सेक्शन पढ़ी थी कैपिटल गेन में, वहां पे क्या था कि अगर आप कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। बट वो सेक्शन कैपिटल गेन में सिर्फ कैपिटल असेट पे लगती थी, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर के लिए क्या होगा, तो बिल्डर के लिए एक नई सेक्शन डाल रखी है 43CA। और ये 43CA क्या बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डर है और बिल्डर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और एसडीवी आपके कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो एसडीवी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम। लेकिन अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या यहां पे भी आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को जा सकता है, आंसर इज यस, जा सकता है। अब एक और चीज समझना बेटा, आपने पता है 50C में मैंने आपको यह बताया था कि एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है। एसडीवी में मैंने आपको वहां बोला था एसडीवी नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या ये पर्टिकुलर सिस्टम आपके यहां पे 43CA में भी लगेगा, आंसर इज यस। 43CA में भी ऐसा ही है कि नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले बिल्डर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। अब एक और चीज समझना, अपन 56-10 के लिए एसडीवी कौन सी डेट की लेंगे, तो वहां पे भी ये ऑप्शन है कि 56-10 जो गिफ्ट वाली सेक्शन है, अगर आपको लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो वहां एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, उसमें भी ऑप्शन है कि नॉर्मली क्या होता है आप रजिस्ट्रेशन की डेट की लीजिए, बट अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है, अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, 50C, 43CA एंड 56-10 तीनों सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी लेने का, बट अग्रीमेंट की डेट तक कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है या रिसीव हो गया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। हियर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड, उससे अगर पेमेंट किया है तो। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, ये वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है यहां पे, उसके बाद एक सेक्शन आती है 56-7B, और 56-7B है, इसको बोला जाता है बेसिकली एंजल टैक्स। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सुना होगा एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स वाली सेक्शन क्या है, 56-7B ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी, वो क्या करती है अपने शेयर इशू करती है किसी रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और अगर इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इशू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है, तो जितना भी डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक एक एग्जांपल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लो हमारे शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे तो 200 रुपीज है, और हमने ये शेयर इशू कितने पे किया पता है, इशू किया 500 रुपीज पे। स्टार्टअप यही करेंगे ना, 500 पे इशू करेंगे, तो भैया हमारी उस शेयर की औकात कितनी है 200 रुपीज, बट वी आर इशूइंग एट 500 रुपीज, सो वी आर इशूइंग एट प्रीमियम, पहली चीज तो बिकॉज फेस वैल्यू इज ओनली 10, वी आर इशूइंग एट 500, तो इसका मतलब ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि यहां पे जो आपका इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज द 300 रुपीज, डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 200, दैट इज द 300, दैट 300 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर
अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी कुछ केसेस में। कहां कहां पे नहीं लगेगी? सबसे पहला तो अगर कोई भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, वो शेयर इशू करता है किसी वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनी को, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाले जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको अगर कोई भी शेयर इशू होगा तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरा ये बोलते हैं कि कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स के केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। छोटे छोटे स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, कोई छोटे छोटे स्टार्टअप मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका 10 इयर्स तक टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर अंदर है। पहली कंडीशन के उसका जो 10 इयर्स तक टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर अंदर है और वो नोटिफाइड स्टार्टअप है गवर्नमेंट से वो नोटिफाइड स्टार्टअप है, तो उनके केस में नहीं लगेगा। बट उस स्टार्टअप को और भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? सबसे पहली कंडीशन कि वो स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल जो है इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम है वो आपका 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस स्टार्टअप का मींस पेड अप शेयर कैपिटल एज वेल एज द लाइक इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट शुड बी अप टू 25 करोड़ रुपीस। बट गाइस 25 करोड़ रुपीस की लिमिट देखते टाइम अगर कोई भी शेयर है वो नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा, एज वेल एज वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया है वो नहीं होगा ये कंसिडर, या किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किया है। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि इंडिया की ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, एंड उस कंपनी की नेटवर्थ जो है वो लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से या तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है उसको इशू किए हैं, या फिर लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है उस कंपनी को इशू किए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहली चीज तो कि भैया उस स्टार्टअप का 10 इयर्स तक इनकॉर्पोरेशन से 10 इयर्स तक टर्नओवर अप टू 100 करोड़ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस कंपनी का जो स्टार्टअप है उस स्टार्टअप का लाइक पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी अप टू 25 करोड़। बट 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम अगर कोई शेयर नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा, वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड को किया है वो कंसिडर नहीं होगा, किसी स्पेसिफाइड कंपनी को किया है। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, उसका लास्ट ईयर का या तो नेटवर्थ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से लास्ट डेट पे या तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनी को शेयर इशू किए है वो 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे एक और कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर स्टार्टअप है ना वो नेक्स्ट 7 ईयर तक, 7 ईयर कहां से लेंगे, जिस ईयर में शेयर इशू हुए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट 7 ईयर, सो 7 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच शेयर आर इशू टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर। तो जिस ईयर में उन्होंने शेयर इशू किए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो स्टार्टअप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मींस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का ही बिजनेस है तो वो स्टार्टअप खरीद सकता है। दूसरा वो रेसिडेंशियल के साथ में कमर्शियल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो स्टार्टअप कोई भी कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता फॉर द 7 इयर्स। लेकिन अगर मान लो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या फिर एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो खरीद सकता है, या फिर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीदनी है तो खरीद सकता है। उसके बाद में वो स्टार्टअप है वो किसी को लोन और एडवांसेस नहीं दे सकता, लेकिन अगर लोन और एडवांसेस देने का ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो लोन और एडवांसेस दे सकता है। किसी और एंटिटी में वो कभी भी एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, वो शेयर और सिक्योरिटी में स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एज वेल एज कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या यॉट नहीं खरीद सकता जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। सो 10 लाख से ज्यादा वाला जो है वो मोटर व्हीकल वगैरह नहीं खरीद सकता, अप टू 10 लाख तक वो स्टार्टअप खरीद सकता है। लेकिन अगर मान लो उनका लेट आउट का बिजनेस है करके, ठीक है, या लीजिंग का बिजनेस है, हायरिंग का बिजनेस है करके, स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकता है। वो स्टार्टअप कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकता, बट ज्वेलरी का अगर एज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो ज्वेलरी खरीद सकता है। वो स्टार्टअप कोई भी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर कलेक्शन लाइक या फिर कोई आर्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, बुलियन है, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉर द 7 ईयर। तो सिंपल सी चीज मैं बताऊं, देखो 5627 क्या बोलती है कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, पहली चीज तो ये अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो भी इशू प्राइस है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी, एक तो छोटे छोटे स्टार्टअप पे नहीं लगेगी। छोटे छोटे स्टार्टअप का मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेशन से लेके और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। उसके साथ में और कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट देयर
आर सर्टेन एक्सेप्शन, वो नेक्स्ट 7 ईयर्स तक बेटा ये असेट नहीं खरीद सकते, रेसिडेंशियल हाउस नहीं खरीद सकते, कमर्शियल हाउस नहीं खरीद सकते, बट वो अगर स्टॉक इन ट्रेड है या लेट आउट का बिजनेस है तो खरीद सकते हैं। उसके बाद में लोन और एडवांसेस नहीं दे सकते, बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हैं तो चलेगा करके, ठीक है। किसी में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, किसी का शेयर एंड सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा वाला नहीं खरीद सकते, बट अगर मान लो रेंटिंग का बिजनेस है, लीजिंग का बिजनेस है, फ्लाइंग का बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड है तो वो खरीद सकते हैं करके। ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, बट ज्वेलरी का ही अगर स्टार्टअप है तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकते हैं। एक और चीज समझना, अगर मान लो अगले 7 ईयर्स में ये सब नहीं कर सकते, बट अगर वायलेशन हो गया तो क्या होगा, तो जितना पहले टैक्स नहीं लगाता एंजल टैक्स, वो जिस ईयर में वायलेशन होगा उस ईयर में टैक्स लग जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी, और उसके साथ साथ में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और माना जाएगा, और 200% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 270 ए करके। चलिए डन, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट। उसके बाद में एक पॉइंट आता है दैट इज द 56(2)(11) करके। ये बोलता है कि अगर मान लो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का आपका टर्मिनेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन में, और आपको कहीं से कोई कंपनसेशन मिल जाता है, और वो कंपनसेशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। देखो अगर सैलरी में, जैसे मान लो आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हो, और आपको कोई कंपनसेशन न्यू एम्प्लॉयर से मिलता है या ओल्ड एम्प्लॉयर से मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। बट अगर मान लो किसी आपको थर्ड पार्टी से मिलता है और उससे अगर कोई भी पैसा मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे फॉर एन एग्जांपल आजकल मान लो बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, अब आपने क्या किया, किसी कहीं से इंश्योरेंस करा दिया कि भैया मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, जॉब गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, अब जॉब से आपका निकाला गया, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दिया, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद एक और चीज समझना, सेक्शन 57 ये बोलती है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालते टाइम कुछ खर्चों के डिडक्शन आपको मिलेंगे। सर कौन कौन से खर्चों के डिडक्शन आपको यहां पे मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, अगर आपका कोई डिविडेंड है या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है, तो एक चीज समझना, उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, सिर्फ एक खर्चा अलाउ होता है इंटरेस्ट का। आपको डिविडेंड मिला या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिला, उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होगा, दैट इज द इंटरेस्ट का, जो लोन लिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपने लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट अलाउ होता है, बाकी कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। और वो इंटरेस्ट की भी लिमिट है कि डिविडेंड या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो इनकम है उसका अप टू 20% तक वो इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को डिविडेंड मिला वो 1 लाख मिला, और मैंने इंटरेस्ट पे किया वो 40,000 पे किया, तो क्या 40,000 पूरा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, ओनली आपको कितना है वो 20,000 अलाउ होगा, बिकॉज 1 लाख इज इनकम एंड 1 लाख का 20% इज 20,000। सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर में यहां इंटरेस्ट है वो 20,000 अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बाकी एक चीज आप ध्यान रखना, फैमिली पेंशन के केस में फैमिली पेंशन कितना टैक्सेबल होता है, तो फैमिली पेंशन अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है, तो फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है कि एक डिडक्शन मिलता है आपका 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। सो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाता है। और एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे फैमिली पेंशन मिल रहा है, वो कोई भी पर्सन की, अगर मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल अपने जो सेना में जो मिलिट्री में जो काम करते हैं करके, ठीक है, सैनिक, जिसकी वजह से आज अपन यहां पे आराम से पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो लोग अपने को सुरक्षित फील कराते हैं। तो वो अगर आर्म फोर्सेस के कोई भी एम्प्लॉय है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई एम्प्लॉय है और उनकी अगर मान लो वो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए और उनके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलता है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज एक और चीज समझना कि अगर कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको अगर परमवीर चक्र मिला था या फिर वीर चक्र मिला था या फिर महावीर चक्र मिला था, तो मैंने क्या बोला, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र मिला था और उसके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलती है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी एक्वायर्ड हो जाती है और कंपलसरी एक्विजिशन के बाद में लेट कंपनसेशन मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, एंड यहां पे 50% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। मींस जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा सीधा फ्लैट 50% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में एनी अदर एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर अदर सोर्सेज के एक्सपेंडिचर है अदर इनकम के सामने, अगर आपके रीजनेबल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएंगे। बट कुछ एक्सपेंडिचर अदर सोर्सेज में अलाउ नहीं होते, जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा। इंडिया के बाहर अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया या फिर इंडिया के बाहर कोई सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। या फिर इंडिया में रेजिडेंट पर्सन को अगर आपने कुछ भी पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा का आपने कैश में पेमेंट किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाता है। ऐसा अपन पीजीबीपी में भी पढ़ेंगे करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे 3 केस लॉज दे रखे हैं। पहला वाला केस लॉ तो यू कैन स्किप, मोबाइल या भिको भाई बाला भाई वाला स्किप कर सकते हो।
दूसरा एक केस लॉ है मंजू एंड कंपनी का 2011 केरला हाई कोर्ट का। ये केस लॉ में ये हुआ कि अगर मान लो ये जो बंदा था ये लॉटरी एजेंट था और लॉटरी एजेंट के पास में कोई अनसोल्ड टिकट पड़ा था और अनसोल्ड टिकट पे लॉटरी लग गई, तो लॉटरी का विनिंग का इनकम है, यू नो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट टॉपिक। 115 बीबी करके सेक्शन होती है, उसमें 30% से टैक्सेबल होता है। बट ये बोलता है कि सिंस इट वाज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और उसी लॉटरी टिकट पे मुझे लॉटरी लगा है, तो इट शुड बी टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट बिकॉज बिजनेस इनकम इज टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट। तो क्या है स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। सो इवन आप इसको पीजीबीपी में ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30% बिकॉज देयर इज अ स्पेशल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 बीबी एंड दिस सेक्शन सेज दैट कि विनिंग इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। अब एक और चीज समझना, एक वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ डॉक्टर रंजन पाई का है और मुझे ये लगता है ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। किसी शेयर होल्डर को कोई कंपनी बोनस शेयर देती है, तो क्या वहां पे 56(2)(10) माना जाएगा? क्या ये गिफ्ट माना जाएगा और आपके लिए 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज नो। यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह है कि जब भी बोनस शेयर मिलते हैं तो आपके ओरिजिनल शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। अगर 1:1 इक्वल शेयर मिले तो नियरली क्या होगा कि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी आधी रह जाएगी। तो यहां पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहां पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहां पे कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा, तो इस केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक मैंने वैल्यूएशन रूल्स वाला दे रखा है, टॉपिक नंबर 3 है। इसको आप अगर स्किप भी कर लेंगे तो चलेगा। मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे रखा है कि कौन से असेट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बिकॉज हम हर बार फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू 56(2)(10) के लिए कैसे निकालेंगे? जैसे ज्वेलरी के लिए अपन क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, बट ओपन मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे? अगर मान लो आपने वो परचेज किया है किसी रजिस्टर्ड डीलर से, तो उस पर्टिकुलर केस में इनवॉइस वैल्यू ले लीजिए। अदरवाइज आप एक काम करिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालिए किससे? रजिस्टर्ड वैल्यू से, अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो ये एफएमवी के रूल्स है, जो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। अब अगर अपना अगला टॉपिक जो रिवाइज करेंगे दैट इज द टैक्सेशन ऑन द वर्चुअल डिजिटल एसेट, या जिसको आप वीडीए बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर वर्चुअल डिजिटल असेट, और वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब होता है वीडीए, और आप बोल सकते हो उसको क्रिप्टो करेंसी। तो ये नया टॉपिक है, इसी साल से आया है, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से ऐड किया है एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 से ये सेक्शन लगने वाली है। सबसे पहली सेक्शन है 115 बीबीएच, और 115 बीबीएच ये बोलती है कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए ट्रांसफर करते हो, मैं बार बार वीडीए बोलूंगा, वीडीए अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसकी इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, कोई बिटकॉइन परचेज किया और बिटकॉइन परचेज किया 10 लाख रुपए में, एंड वो बिटकॉइन को मैंने सेल कर दिया कुछ टाइम के बाद, और वो सेल कर दिया 17 लाख रुपीस में, तो यहां पे 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। दिस 7 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन एक चीज समझना सर, अगर मान लो वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने पे कोई भी लॉस हुआ, तो क्या वो लॉस अलाउ होगा? क्या किसी और इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो गाइस। अगर वीडीए को ट्रांसफर करने पे कोई भी लॉस होता है, वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, एज वेल एज वीडीए का कोई प्रॉफिट से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता करके, ठीक है। उसके साथ साथ में एक बात बताऊं, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, जो भी आपका जैसे ब्रोकरेज रहता है या आपने कोई और एक्सपेंडिचर किया, वो एक्सपेंडिचर वगैरह यहां पे अलाउ नहीं होता। मींस आपका सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस होता है, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर आपका अलाउ नहीं होता। तो देखिए मैंने क्या बोला, वीडीए को ट्रांसफर करने पे जो भी इनकम होगी दैट इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। इसके सामने आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, कोई भी अलाउंसेस अलाउ नहीं होगा, कोई भी लॉसेस इसके सामने आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक और चीज समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, वीडीए का जो इनकम हुआ, जैसे ये 7 लाख रुपीस का इनकम है, क्या सर इसके सामने मैं मेरे हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्या कैपिटल गेन के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज नो। और बेटा वीडीए का जो लॉस होगा, वो वीडीए का लॉस है, वो कहीं भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, मींस वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने जो वीडीए है वो 10 लाख में खरीदा बिटकॉइन, एंड आई एम ट्रांसफरिंग फॉर द 7 लाख रुपीज, मैंने 7 लाख रुपीज में ट्रांसफर किया, तो मुझे 3 लाख रुपीज का लॉस हुआ, तो ये 3 लाख रुपीज का लॉस क्या होगा? ये लैप्स हो जाएगा, इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज गोइंग टू बी लैप्स। इसको आप किसी से भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, सर वीडीए होता क्या है?
तो वर्चुअल डिजिटल असेट है, उसको डिफाइन कर रखा है कि वीडीए किसको बोलते हैं। वीडीए सबसे पहले इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई भी कोड है, कोई भी नंबर है, कोई भी ऐसा टोकन है जिसमें इंडियन फॉरेन करेंसी को छोड़ दीजिए, करेंसी जो है वो वीडीए नहीं हो सकती, करेंसी को छोड़ दीजिए, इंडियन एंड फॉरेन करेंसी को, जो कि आपने यहां कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी नंबर है, वो आपने जनरेट किया है थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक मींस। तो क्रिप्टोग्राफी से अगर मान लो जनरेट किया है, उसको बोलेंगे अपन वीडीए। दूसरा, अगर कोई भी तुम्हारा नॉन फंजिबल टोकन है, मींस एनएफटी है या एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर है, वो तुम्हारा वीडीए बन जाएगा। ये एनएफटी क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई भी एक डिजिटल पेंटिंग बनाई और डिजिटल पेंटिंग बनाने के बाद मैं इसकी ओनरशिप मेरे पास है, ये कैसे पता चलेगा, तो मैं इसका एक एनएफटी क्रिएट कर दूंगा और अगर मुझे बेचना है, इसकी ओनरशिप बेचनी है, तो वो एनएफटी है, वो एनएफटी मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन फंजिबल टोकन, या आप एनएफटी बोल सकते हो। या कोई भी एनी अदर डिजिटल असेट जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो भी तुम्हारे वीडीए में आएगा। तो वीडीए में देखो, सबसे पहला अगर मान लो क्रिप्टोग्राफिक से कोई भी जनरेट किया, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन है, वो आ जाएगा। एंड एनी अदर कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो। एक और चीज समझना, एनएफटी में इन्होंने बोला कि नॉन फंजिबल टोकन में कोई भी वो वाला असेट कवर नहीं होगा जो कि फिजिकल असेट है। मींस उसका जो फिजिकल असेट है, वो फिजिकल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो बट उसका एनएफटी बना रखा है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे एक गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी बेचने के लिए मैंने क्या किया, गाड़ी का फोटो मैंने किसी वेबसाइट पे डाल दिया और मैंने बोला ये गाड़ी बेचनी है। आगे वाले ने गाड़ी का फोटो नहीं खरीदा, उसने गाड़ी खरीदी है, तो वो क्या गाड़ी का फोटो है वो एनएफटी माना जाएगा, उस पर 30% से टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे अंडरलाइंग असेट है वो टेंजिबल असेट है, और वो टेंजिबल असेट आप लीगली जो एनफोर्सेबल करा सकते हो, तो टेंजिबल असेट ट्रांसफर हो रही है, यहां पे वो एनएफटी नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, कुछ एसेट ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप वीडीए नहीं मानोगे। कौन कौन से? तो यहां पे अगर कोई भी गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड का मतलब जो अमेजोन का वाउचर होता है, गिफ्ट कार्ड, मैंने आपको गिफ्ट कार्ड दे दिया, तो गिफ्ट कार्ड है या फिर कोई वाउचर है या फिर कोई भी माइलेज पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट है, लॉयल्टी कार्ड है करके, ठीक है, ये तुम्हारा जो है वो नहीं माना जाएगा वीडीए। या फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने किसी को बेच दिया, तो क्या ये वीडीए बेचा माना जाएगा? आंसर इज नो, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज द वीडीए। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, गिफ्ट कार्ड है, वाउचर है, या फिर माइलेज पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट है, लॉयल्टी कार्ड है, या फिर तुम्हारा किसी भी वेबसाइट का कोई भी सब्सक्रिप्शन है किसी प्लेटफॉर्म का वगैरह, वो तुम्हारा वीडीए नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये तो बात हो गई कि वीडियो को जब भी आप ट्रांसफर करोगे इनकम होगी, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। लेकिन वीडियो में टीडीएस की सेक्शन और आई, और ये टीडीएस की सेक्शन है ना, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। ये चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज वीडीए की इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। हाँ, बट टीडीएस वाली सेक्शन 1 अप्रैल से नहीं लग रही है, टीडीएस की सेक्शन 1 जुलाई 2022 से आई। और 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट या क्रिप्टो करेंसी आप परचेस कर रहे हो, तो जो बायर रहेगा वो सेलर का टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन रहेगा उस पे आपको टीडीएस काटना, और टीडीएस की रेट रहेगी 1% ऑफ द कंसिडरेशन। 1% ऑफ द कंसिडरेशन है वो टीडीएस की रेट रहेगी, बट टीडीएस तभी काटना है जब कंसिडरेशन है वो आपका 10,000 से ज्यादा है। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। और पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। मींस आप अगर रेजिडेंट पर्सन से कोई भी वीडीए खरीद रहे हो और रेजिडेंट पर्सन को जब आप कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना एट द रेट 1% ऑफ कंसिडरेशन, एंड इफ इट इज मोर देन 10,000 कंसिडरेशन तो ही टीडीएस काटना है। तो एक बात समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे बिटकॉइन खरीदे 2 लाख रुपीस के, तो मैंने आपसे जब बिटकॉइन खरीदे 2 लाख रुपीस, आप रेजिडेंट पर्सन हो, मैं पेयर हूं, तो मैं 2 लाख रुपीस आपको जब पे करूंगा और 2 लाख रुपीस पे करूंगा, दैट कंसिडरेशन इज मोर देन 10,000, आंसर इज यस। तो टीडीएस कटेगा 2 लाख रुपीस पे 1% की रेट से मैं टीडीएस काट लूंगा करके, ठीक है। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो ये पेयर है ना, वो पेयर का अगर बिजनेस का इनकम नहीं है, मींस आई एम नॉट हैविंग द बिजनेस इनकम, आई एम नॉट हैविंग, मान लो सपोज बिजनेस इनकम, या फिर बिजनेस का इनकम है बट लास्ट ईयर माय टर्नओवर इज नॉट मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, या इन केस ऑफ प्रोफेशन माय ग्रॉस रिसीट वाज नॉट मोर देन 50 लाख इन द लास्ट ईयर। सो पहली चीज देखिए, पहली चीज नॉर्मली ये लिमिट कितना है? 10,000 का। लेकिन अगर जो पेयर है वो पेयर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिजनेस ही नहीं है, जैसे मान लो आई एम अ सैलरी एम्प्लॉय, या फिर मेरा बिजनेस है बट माय लास्ट ईयर टर्नओवर इज नॉट मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, और ग्रॉस रिसीट नॉट मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो लिमिट 10,000 है ना, ये 10,000 की लिमिट की जगह बेटा 50,000 रुपीज का लिमिट हो जाएगा। 50,000 रुपीज का लिमिट हो जाएगा, मींस इंस्टेड ऑफ द 10,000 यहां लिमिट 50,000 का हो जाएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज
आई एम डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन बट लास्ट ईयर माई टर्नओवर इज नॉट मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट नॉट मोर देन 50 लाख। तो मैं जब किसी को 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करूंगा तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना, मींस लिमिट 50 की हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो भी आप टीडीएस काटते हो वो नेक्स्ट मंथ के आप कब तक जमा कराना पड़ता है, नेक्स्ट मंथ के 7 डेज के अंदर अंदर। लेकिन एक चीज समझना, इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिजनेस नहीं है या बिजनेस है बट लास्ट ईयर का टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज नॉट मोर देन 1 करोड़ 50 लाख, तो 50 इन दैट पर्टिकुलर केस वो टीडीएस आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तक जमा नहीं कराना, वो टीडीएस आपको जमा कराना पड़ेगा जिस मंथ में टीडीएस काटा उस मंथ के अगले मंथ के 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। एंड गाइस यहां पे 10 नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। उस इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में 10 नहीं है तो चलेगा, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पे आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और उस फॉर्म को बोलते हैं 26QE फॉर्म करके, और 26QE जो फॉर्म है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। टीडीएस रिटर्न 26QE फॉर्म में जाएगा और 30 डेज के अंदर अंदर ऑब्वियसली आपको 26QE फाइल करना है और उसके साथ साथ में आपको टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, कंसिडरेशन 10,000 से ज्यादा है, 1% की रेट से टीडीएस काटिए। लेकिन ये लिमिट जो है वो 10,000 की जगह 50,000 हो जाएगी। कब, अगर पेयर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका कोई बिजनेस ही नहीं है, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ है लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहां लिमिट 50,000 हो जाएगी। एज वेल एज टीडीएस है वो आपको अगले मंथ के 30 डेज में जमा कराना पड़ेगा अलोंग विद द फॉर्म 26QE करके। अब एक चीज समझना, सर यहां पे आप बोल रहे हो कि टीडीएस काटना है, लेकिन टीडीएस काटते टाइम अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई आगे वाला पर्सन है, वो आगे वाले पर्सन से मैं कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा हूं। जैसे मेरे पास में बिटकॉइन है, आगे वाले के पास में मान लो रिप्पल है, वो मुझे रिप्पल दे रहा है, मैं उसको बिटकॉइन दे रहा हूं, ऐसा हो रहा है, तो अब इसमें कैसे टीडीएस काटे। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर मान लो कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो पहले ये एंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर आपका टैक्स ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद ही आप उसको रिलीज करोगे कंसिडरेशन को, अदरवाइज रिलीज नहीं करोगे तो मैं आगे वाले को बोलूंगा कि तू मुझे उतना पैसा दे तो मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करा दूं, उसके बाद ही मैं उसको जो है बिटकॉइन है वो रिलीज करने वाला हूं करके। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि अगर मान लो कहीं पे भी आपका 194O सेक्शन और 194S दोनों लग रही है, 194O दैट इज ऑनलाइन, आपको पता है वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में, अगर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में 194O टीडीएस में लगती है तो उसमें भी 1% की रेट है, यहां पे भी 1% की रेट है। तो अगर मान लो दोनों सेक्शन लग रही है तो कौन सी सेक्शन में टीडीएस काटना है, 194S में टीडीएस काटना है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में 194S में टीडीएस काटना है, 194O में नहीं काटना। एज वेल एज एक चीज समझना, अगर मान लो आपका 194Q जो है वो 194Q में आपको पता है 0.1% की रेट से टीडीएस करता है, और 194S है वो 194S में यहां 1% की रेट से टीडीएस है। तो 194Q और 194S अगर दोनों लग रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 194S में ही टीडीएस काटना है 1% की रेट से, 194Q में टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, टीडीएस आपको कंसिडरेशन पे काटना पड़ेगा बट एक्सक्लूडिंग द जीएसटी का अमाउंट एंड कमीशन, तो जीएसटी कमीशन को छोड़ के बाकी वाले अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है। अब एक बात समझना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो मैं आउट ऑफ द मार्केट आपसे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं तो मैं इजीली टीडीएस को कंप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो किसी मैं एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं तो क्या होगा, एक्सचेंज मतलब जैसे वजीरेक्स है, वजीरेक्स एक वेबसाइट है, मैं क्या करता हूं वजीरेक्स पे जाता हूं और वजीरेक्स के वहां से क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं और मैं कंसिडरेशन वजीरेक्स को पे कर रहा हूं, और वजीरेक्स क्या करेगा, किसी और पर्सन से क्रिप्टो करेंसी है उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वजीरेक्स इज बेसिकली एक्सचेंज। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जैसे मान लो मैं बीबी हूं, मैं हूं, मुझे वजीरेक्स से परचेज कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी, तो वजीरेक्स पे कोई ना कोई पर्सन सेल भी तो कर रहा होगा। तो एक बात बताइए, मैं जब वजीरेक्स को कंसिडरेशन दूंगा, वजीरेक्स उस पर्सन को कंसिडरेशन देगा, टीडीएस कौन काटेगा। तो यहां लॉ मेकर्स ने क्लेरिफाई किया सीबीडीटी के गाइडलाइंस के थ्रू, और यहां पे बोला कि अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हो क्रिप्टो करेंसी तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस नहीं काटना है, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं कि भाई एक्सचेंज उसका सेलर कौन है वगैरह, आपको तो पता ही नहीं। और लेकिन जब ये वजीरेक्स क्या करेगा, वजीरेक्स पेमेंट करेगा किसको, उस पर्सन को, सेलर को पेमेंट करेगा, तो वजीरेक्स सेलर का टीडीएस काटेगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हो तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस नहीं काटना, एक्सचेंज जो रहेगा वो सेलर का टीडीएस काटेगा। लेकिन मान लो वो जो क्रिप्टो करेंसी का ओनर एक्सचेंज ही है, कोई सेलर है ही नहीं, तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस काटना पड़ेगा, मींस दैट क्रिप्टो करेंसी इज ओन बाय दैट एक्सचेंज ओनली, और एक्सचेंज ही बेच रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एक्सचेंज का। बट आपको तो पता नहीं है ना कि एक्सचेंज ओनर है या कोई और ओनर है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ऑल्टरनेटिवली बोला है एक्सचेंज टीडीएस काटेगा। तो आप एक दिमाग में एक चीज फिक्स बिठा दो,
अगर आप एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है, एक्सचेंज है वो अपने आप टीडीएस है वो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा। लेकिन एक बात समझना, ये तो बात होती है जब मैं बात कर रहा हूं कंसिडरेशन जो मनी में है। जैसे आपने क्या किया, इंडियन रुपीस दिया और इंडियन रुपीस के सामने आपने बिटकॉइन खरीदा, या फिर या फिर क्या हुआ कि मैंने मान लो इंडियन रुपीस दिया और इंडियन रुपीस के सामने एथेरियम खरीद लिया या रिप्पल खरीद लिया करके। ये रिप्पल और एथेरियम और बिटकॉइन और ये सब करेंसीज के नाम है जो डिजिटल करेंसीज होती है। अब एक चीज समझ, नॉट डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अब एक चीज समझना, इशू कहां पे आता है कि अगर मान लो मैं जो हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक्सचेंज के थ्रू मैं बिटकॉइन खरीदता हूं, बट मेरा कंसिडरेशन है वो रिप्पल में जा रहा है। मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूं और कंसिडरेशन रिप्पल में है, तो होगा क्या, एक बंदा जो उधर रहेगा, देखो ये एक्सचेंज है, ये मैं हूं और ये वो सेलर है करके, ठीक है। अब देखो मेरे को बिटकॉइन खरीदना है, बट मैं कंसिडरेशन किस में दे रहा हूं, रिप्पल में दे रहा हूं। तो मैंने रिप्पल दिया और बिटकॉइन खरीदा करके, और मैंने रिप्पल दिया और बिटकॉइन खरीदा। अब एक बात समझिए, और एक्सचेंज ने क्या किया होगा कि आगे वाले पर्सन जो है, वो आगे वाले पर्सन ने बिटकॉइन सेल किया और उसने रिप्पल खरीदा। तो एक बात बताओ, यहां पे तो क्या हुआ ना कि दोनों लेग हो गए, मतलब मैं अपने आप में बायर भी हूं क्रिप्टो का और मैं सेलर भी हूं अपने आप में, एज वेल एज वो पर्सन जो है वो भी बायर भी है और सेलर भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एक्सचेंज दोनों लेग पे टीडीएस काटेगा, मींस दोनों लेग पे 1% टीडीएस काटेगा। इसका मतलब दोनों ट्रांजैक्शन जो है उसमें 1% ऑफ रिप्पल भी टीडीएस काटेगा और 1% ऑफ बिटकॉइन जो है वो टीडीएस काटेगा। वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, बिटकॉइन मुझे खरीदना है, बट मैं कंसिडरेशन रिप्पल में दे रहा हूं, तो मैं सेलर हो गया रिप्पल का करके, ठीक है, और बिटकॉइन का बायर हो गया। ऐसे कैसे, जो पर्सन सेलर है वो पर्सन जो है वो वो बायर किसका है, रिप्पल का, और सेलर किसका है, बिटकॉइन का। तो वो भी बायर सेलर अपने आप में। तो यहां पे क्या होगा, जो एक्सचेंज होगा ना, वो दोनों लेग पे 1% रिप्पल काट देगा, 1% है वो बिटकॉइन काट देगा करके, ठीक है। अब वो एक्सचेंज क्या करेगा कि वो जो टीडीएस का अमाउंट है, वो टीडीएस का अमाउंट किसी क्रिप्टो करेंसी में पड़ा है, या तो रिप्पल में पड़ा है या बिटकॉइन में पड़ा है, तो उसका क्या करेगा। तो यहां पे सीबीडीटी ने गाइडलाइंस ये दिया, सीबीडीटी ये बोलती है कि देखो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि अगर मान लो जो क्रिप्टो करेंसी में टीडीएस पड़ा है, किसके पास, एक्सचेंज के पास, वजीरेक्स के पास एग्जांपल के लिए, तो वो जो टीडीएस है वो क्या प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी में है या सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी। प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी में यहां पे एग्जांपल दिए, जैसे बिटकॉइन है या ईटीएच, ईटीएस का मतलब एथेरियम बोलते हैं करके, ठीक है, या यूएसडीटी है या यूएसडीसी है, ये प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है। और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सेकेंडरी है, जैसे रिप्पल है वो सेकेंडरी में आ जाएगा करके, ठीक है। उसके साथ साथ में जैसे यहां पे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, मोनेरो है, डेसो है करके, ठीक है, मोनेरो डेसो है, ये तुम्हारे क्या सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी है। तो यहां पे एक बात समझना, अगर मान लो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है तो कुछ नहीं, वो मान लो डीटी, ये जो है, ये जो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी, यूएसडीसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, दैट इज द प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी। अब एक बात बताओ, प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है तो अभी कुछ नहीं करना, लेकिन अगर मान लो टीडीएस का अमाउंट वजीरेक्स के पास में पड़ा है, वो सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी में। सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि अगर मान लो वो जैसे डेसो में है, मोनेरो में है, ऐसी क्रिप्टो करेंसी, रिप्पल में है करके, ठीक है, बहुत सारी सीबा में, शिबू करके आजकल एक क्रिप्टो करेंसी आई है, उसमें है। तो अगर उस क्रिप्टो करेंसी में है टीडीएस का अमाउंट, तो क्या करेगा, हाथों हाथ वो वजीरेक्स क्या करेगा, एक ऑर्डर प्लेस करेगा और उस सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी का जो कन्वर्ट कर लेगा हाथों हाथ इन द प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी। प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन है, एथेरियम है और यूएसडीटी है और यूएसडीसी है। और उसके बाद में क्या करेगा, जितना भी दिन का टीडीएस का अमाउंट पड़ा है, और वो टीडीएस का अमाउंट जो बिटकॉइन, एथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी में है, रात को 12 बजे वापस एक ऑर्डर प्लेस करेगा, कौन, ये एक्सचेंज, और रात को 12 बजे एक ऑर्डर प्लेस करेगा और उसको क्या करेगा, उसको बेच देगा और मनी कलेक्ट कर देगा, और वो मनी गवर्नमेंट को जमा करा देगा इन द फॉर्म ऑफ द टीडीएस। और वो ऐसे टीडीएस है, वो वर्क इस पर्टिकुलर पार्ट में करने वाला है करके। अब एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब आप 1 जुलाई के बाद में कंसिडरेशन पे कर रहे हो, बिकॉज ये सेक्शन टीडीएस की, देखो टैक्स लगेगा 115 बीबीएच में, वो आपका 1 अप्रैल बीबीएच में 1 अप्रैल से लगेगा 30% की रेट से, बट बेटा टीडीएस तभी कटेगा जब 1 जुलाई के 2022 के बाद में ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, जो लिमिट है ना आपका 10,000 और 50,000 का, ये लिमिट देखते टाइम आपको पूरे साल का कंसिडरेशन लेना है, बिकॉज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द होल ईयर। सो होल ईयर का लिमिट है। तो फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी पर्सन से क्रिप्टो करेंसी पहले 9,000 खरीदा, तो उस पर 9,000 खरीदा, वो जुलाई से पहले खरीदा, तो उस पर टीडीएस
टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो ये सेक्शन ही नहीं थी। उसके बाद मैंने 10,000 और खरीदा, टोटल 19,000 हो गया, तो यहाँ टीडीएस आएगा, आंसर इज यस आएगा, बट ओनली ऑन द 10,000। बट लिमिट देखते टाइम पूरे साल का जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक वीडीए, और आई कैन से दैट द वर्चुअल डिजिटल असेट। तो गाइज यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कराए, एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एक वर्चुअल डिजिटल असेट वीडीए से रिलेटेड। एक बात समझना, ये जो मैंने आपको मोनेरो, डेसो, वजीरेक्स की वगैरह बात की, इससे रिलेटेड एग्जाम में चांसेस थोड़ा कम बनता है। आई डोंट नो, बिकॉज एग्जामिनर को भी तो समझना पड़ेगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं। बट बाकी जो है वो ऑब्वियसली आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, एज वेल एक छोटा 4 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें आपको दे रखा हो कि क्रिप्टो करेंसी इतने में बेचा, इतने में खरीदा था, ये खर्चे हुए थे, तो वो खर्चे वगैरह इग्नोर करने हैं, सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस है करके, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 30% की रेट से आपको टैक्सेबल करना है करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अभी लाइक एग्जाम फटाफट आने वाला है यार, इतने फास्ट फास्ट डेज जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कितने फास्ट डेज जा रहे हैं। बट मैं बता दूं, मई 2023 एग्जाम के लिए काफी कम डेज बचे हैं, और मैं ना मार्च में आपके लिए एक शानदार वाली चीज लाने वाला हूँ। क्या लाने वाला हूँ वो सस्पेंस है, वो अगले वाले रिवीजन लेक्चर में बताऊंगा कि मार्च में मैं आपके लिए कुछ लाने वाला हूँ। और मैं मार्च में इंडिया टूर करने वाला हूँ, कुछ सिटीज में वगैरह मैं जाने वाला हूँ। कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, आपसे मिलने वाला हूँ, अगर आपके पास की वो सिटी है तो पक्का अपन मिलेंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, 6-7 घंटे का डिस्कशन प्रोडक्टिव रहेगा, फेस टू फेस आप मुझसे मिल पाएंगे। दूसरी चीज वो तभी मिल पाएंगे जब आपने रिवीजन लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए। तो जो भी मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसको आप एक बार कंप्लीट करके और फिर आप मिलने आइए, और उस टाइम पे हम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करने वाले हैं। सब तो मैंने बता दिया इसमें, अब कौन सा ऐसा सस्पेंस रह गया करके, ठीक है। बट चलिए, कुछ मैं ढंग का बना रहा हूँ, बेस्ट है वो आपके लिए, कुछ ना कुछ मैं बनाने वाला हूँ। दूसरी चीज, एक चीज समझना, लाइक पढ़ाई जो है वो बड़ा जरूरी है। देखो है ना, अपन लोग पढ़ना जो है ना वो प्रोडक्टिव पढ़ना है, इफेक्टिव पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बार आप एक बड़ी सी बुक लेके बैठे हो और वो पढ़े जा, आपको पता ही नहीं पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो दैट व्हाट यू आर स्टडीइंग करके, ठीक है, और कितना अपने दिमाग में आप रिटेन कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं हॉस्टल में जब देखता था, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, लॉ का पहले मॉड्यूल आता था इतना बड़ा, वो मॉड्यूल लेके बैठे रहते थे। मैं तो कुछ मस्त वाले जो नोट्स है या शॉर्ट नोट्स, या मैं बुक बना देता था शॉर्ट नोट्स करके, और मैं उससे पढ़ता था, और आई क्रैक, एंड दैट पर्सन स्टिल नॉट क्रैक द एग्जाम, और वो इतना बड़ा बुक लेके बैठा रहता था। तो मैं बताऊं, बहुत बार ये होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कितना पढ़ना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। और वो अगर आप चीज़ें करोगे तो मैं बताऊं ईजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है सीए जितना आप सोचते हो। और एग्जाम में मैं बताऊं, एग्जाम में लाइक जब आप एक ग्रुप की बात करते हो तो अप्रोक्स 20% रिजल्ट तो रहता है, और 20% रिजल्ट इज नॉट अ लेस रिजल्ट। मैं अगर बोलूँ तो बस वही है, थोड़ा एक जो है ना, जो पढ़ना है, एक जो बोलते हैं एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम जरूरी रहता है। और वो अगर आपने पा लिया ना, कि एक मोमेंटम पा लिया, अपने आप को खुश रख के और आप पढ़ेंगे, तो चीजें है वो ऑलरेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई दैट, एंड विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू दैट। बिकॉज हर किसी को बनना तो लाइक बहुत कुछ है, बिकॉज आपके दिल में बहुत सारी चीजें रहती होगी। जब आप अभी सीए बने, लोगों को देखते होंगे, किसी ने रैंक लाया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई आगे जाके कितना आगे चला गया, कोई कौन से पार्ट में चला गया। अपन विश करते हैं कि शायद वहां पे मैं जाऊं, बट उसके लिए करना पड़ेगा ना। डोंट ओनली टारगेट्स पे ध्यान मत दो, यू शुड फोकस टू योर प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस जो आज आप कर रहे हो ना, दैट इज द प्रोसेस। उस पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो सब चीजें अपने आप हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ना अपने आप होती है, कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, कोई चीजों को ऐसे बता नहीं सकता कि 5 साल बाद ये होने वाला है। मैंने मेरे 5 साल पहले ये नहीं सोचा था मैं आज यहाँ पे रहूंगा, या मैं आज नहीं सोच सकता 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें बड़ी एक्सीडेंटल रहती है, बड़ी चीजें। बट आपकी मेहनत तो आपको पता होनी चाहिए ना, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब अपन सीए बनते हैं, जस्ट यार डू इट यार, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लो कि थोड़ा और करके, ठीक है, थोड़ा और कर लो, और अपने आप को इतना बोल दो अपने आप से कि यार जितना अपने से होता था अपन ने कर लिया, उससे ज्यादा अपने से नहीं हो सकता था। जिस दिन आप वो वाले मोमेंट, वो वाले सिचुएशन पे आ जाएंगे कि यू कैन से टू योर सेल्फ, यहाँ पे हाथ रख के आप बोल सकते हो कि यार मैंने बीबी जितना हो सकता था मैंने कर लिया, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। मैं बताऊं, आप आराम से क्रैक कर पाओगे, आराम से लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। एंड यार एग्जाम इज जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है। बिकॉज है ना, मेनी टाइम ये जो लाइन है कि विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू दैट। बिकॉज अपनी विश तो बहुत है। हमारे गांव में जब छोटे थे तो बोलते थे कि लाइक लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, बट भगत सिंह बाजू वाले के घर से, अपने घर से नहीं। अपने घर वाले भगत सिंह को हम थोड़ी शहीद कर लेंगे, भगत सिंह होना चाहिए बट अपने घर से नहीं, बाजू वाले के घर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बिकॉज कहीं पे ऐसा बोला है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। तो अगर स्वर्ग दिखना है ना अगर के, ठीक है, तो खुद को तो मरना ही पड़ेगा, खुद को तो एफर्ट लगाना ही पड़ेंगे, खुद को तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, जब आप लड़ने लग जाओगे, और बाकी चीजें छोड़ो यार, बहुत सारे लोग जस्ट दे आर डिस्कसिंग अबाउट अदर पीपल। लाइक मेरे को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे वो आपके बारे में ये बोल रहा है यार, वो भी मैं सोचने लग जाऊंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे करके, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, डोंट डू दैट। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। एक ही तो बाहर मिली है करके, ठीक है, मेहनत कर लो और कुछ ढंग का कर लो करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं पीजीबीपी के साथ। थैंक्स अ लॉट।